बिल्कुल, लंबे दिनों के बाद मिल पा रहे हैं। सुनीता, नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है। स्पेशल क्लास अपन शुरू कर रहे हैं। 10 तारीख से अपना जो राजस्थान ज्योग्राफी है उसका सिलेबस भी अपन शुरू कर देंगे। बिल्कुल। और स्टूडेंट्स हैं यानी उनको आज सूचना नहीं मिल पा रही है, धीरे-धीरे यानी वो जुड़ते जा रहे हैं। तो आज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो यानी विशेष रूप से जो एससीएफ का एग्जाम बिल्कुल माल कंवर, महेंद्र चौधरी, पंकज गोयल, खुशबू, बिल्कुल खुशबू गोयल, वीके शर्मा, बबलेश कुमार, रवि कुमार, हाँ, हंटर्स से ज्वाइन, बहुत बहुत सबको बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। बिल्कुल मैंने सोचा आज तो शायद आपके पास मनराज है, एलिना चौधरी है, राजेंद्र, सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। हाँ बिल्कुल राजेंद्र, और आज का अब तो मुझे लग रहा है कि टॉपिक भी आपका बहुत शानदार है। एससीएफ एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक आपको बताया तो आरएस का है, मंगल सिंह राव, सबका बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। हाँ बिल्कुल सिमरन, हाँ, ये क्या है, ताड़ीवाल, बिल्कुल सब सिमरन का हार्दिक अभिनंदन, सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। जो अपना ये बिल्कुल वेद प्रकाश स्वामी, सभी यह लगातार जुड़ते जा रहे हैं। दिनेश चौधरी, स्वागत है सभी का। और जैसा आप इसके, हाँ बिल्कुल, रेणु, बहुत बहुत स्वागत है। टिक्कम चंद बाजिया, स्वागत है। सभी जुड़ रहे हैं, लगातार जुड़ते जाइए, ये बहुत ज्यादा संख्या में जुड़ चुके हैं। और एसिड रेन पे आपको बता रहा था कि आपको मैं एक टॉपिक करवाने वाला हूं। हाँ, टिक्कम चंद जैन बिल्कुल ढूंढ लिया, दिनेश चौधरी, रेणु, वेद प्रकाश स्वामी, सिमरन, सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है सभी का, बहुत बहुत स्वागत है, आभार। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि स्पेशल आप जो फ्री क्लासेज होती है ये आप ज्यादा से ज्यादा अपने ग्रुप वगैरह उसमें शेयर किया करो। इसमें सबसे बड़ा फायदा क्या है, जैसे आप कोई आरएससी का एग्जाम दे रहा है, कोई यानी एससीएफ का, बिल्कुल एलिना चौधरी, बहुत बहुत स्वागत एलिना। हाँ बहुत, हाँ बिल्कुल, आवाज मेरी पहुंच रही है? एक बार यस या नो में आप जवाब दे दीजिएगा। हाँ, क्या मेरी आवाज आप स्पष्ट सुन पा रहे हो? शाबाश, बहुत बहुत स्वागत है, सुन पा रहे हैं। इसमें देखो स्पेशल क्लास जो बच्चे जिन्होंने जैसे सब्सक्रिप्शन नहीं ले रखा है उनके लिए सबसे बड़ा फायदेमंद चीज बता रहा हूँ, क्योंकि मैं भी धीरे धीरे सीख पा रहा हूँ ये सारी चीजें। इसमें आपके जो मिनट जितने ज्यादा आप स्पेशल क्लास, फ्री क्लास को भी आपने ज्यादा ली है, और उसके बाद में जैसे आप सब्सक्रिप्शन खरीदते हो तो मेरे नाम से जैसे RV10 रेफरल कोड आप लगाते हो तो उसमें भी आपको कितना 10% डिस्काउंट, फिर आपकी कितनी मिनट आपने फ्री पढ़ा है उस पे आपको और डिस्काउंट मिलेगा। इसलिए ये स्पेशल क्लास आप ज्यादा से ज्यादा लेने की कोशिश किया करो, ज्यादा लिया करो, जिससे आपको ये मिनटें आपने कितने मिनट अनअकैडमी पे पढ़ा है। और आपके लिए स्पेशल के लिए मैं जितना जो भी सिलेबस आपके लिए लेकर के आऊंगा, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो हर तरह के एग्जाम्स के लिए क्या होगा, यानी इंपॉर्टेंट होगा। जैसा आज अपन जो एसिड रेन है, मतलब 100% एससीएफ है, उसके पर्यावरण है, यानी उसमें गोदारा जी, बहुत बहुत स्वागत गोदारा जी का, हार्दिक अभिनंदन। ये जो आज का अपना टॉपिक होगा, जैसा आप स्क्रीन पे अब देख रहे हो, अम्ल वर्षा क्या है और कैसे होती है, कारण और प्रभाव है, इस पर अपन चर्चा करने वाले हैं। ये आपको बिल्कुल गोदारा, राम राम, बिल्कुल स्वागत आपका, हार्दिक अभिनंदन। हाँ, आभार आप सभी का। हाँ बिल्कुल, मनीष मालव, हाँ बिल्कुल मनीष मालव का भी बहुत बहुत स्वागत है, आप जुड़े हुए हो। तो आज जो अपन एसिड रेन है, यानी इसके बारे में जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, एससीएफ इन्वायरमेंटल जिन लोगों के सब्जेक्ट है उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। और दूसरा आपको ये मैं बता देना चाहता हूं कि यानी एससीएफ का जो एग्जाम है, पर्यावरणीय मुद्दे भारत में संबंध में भी इसमें से पूछा जा सकता है, बिल्कुल है ना। तो इसलिए ये, और सब आरएस के में तो यानी बिल्कुल इसका एक पूरा विस्तार पूर्वक क्या दे रखा है, टॉपिक दे रखा है। पटवार का जो एग्जाम होगा उसमें भी पर्यावरण और पारिस्थितिकी दे रखा है, उसमें यानी प्रश्न पूछा जा सकता, हो सकता है। जैसे पुलिस के पेपर भी चल रहे हैं, उसमें हालांकि साइंस के प्रश्न एक दो ही आ रहे हैं, लेकिन एक दो प्रश्न में भी इस तरह के प्रश्न कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो अपन पहले शुरुआत करते हैं, अम्लीय वर्षा है, आप जो सब्सक्रिप्शन वगैरह, हाँ बिल्कुल, डिम्पल कंवर, स्वागत है डिम्पल, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। तो आज अपन जैसे एसिड रेन है, मूल जो अपना टॉपिक आपको बता रहा हूं, यानी वो कौन सा होगा, यानी अम्लीय वर्षा, ये आपको बताता हूं। ये अम्लीय वर्षा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट
टॉपिक आपको बता देता हूं। मधु चौधरी स्वागत है बेटा, बहुत बहुत अभिनंदन, काफी दिनों के बाद में अपनी मुलाकात हो पा रही है। हाँ बिल्कुल, घनश्याम उपाध्याय, बिल्कुल झुंझुनू फंटूस, बिल्कुल झुंझुनू फंटूस का हार्दिक अभिनंदन, जो मूलतः एक यानी जो नेवी से रिटायर्ड ऑफिसर है, खुद क्लासें लेते हैं, बहुत अच्छी क्लासें इनकी होती है। झुंझुनू फंटूस के भी टिक्कम चंद है, घनश्याम है, मधु है, डिम्पल है, मनीष है, वो यानी बहुत सारी तादाद में सभी जुड़े हुए हैं। तो जो एसिड रेन है यानी उसकी आपको बिल्कुल सिंपल वे में आपको मैं बताने वाला हूं। हाँ, और यानी जो एसिड रेन उसकी अपन चर्चा करेंगे। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि किस प्रकार से होती है, बिल्कुल एक इजी वे में आपको मैं पढ़ाने वाला हूं। तो वो आपको ध्यान रखना, सबसे पहले एसिड रेन कैसे होती है, सिंपल। फिर अपन क्या है कि पीपीटी के माध्यम से भी आपको बताऊंगा कि जैसे हमारा वायुमंडल है और इस वायुमंडल में अनेक गैसें विद्यमान है, ये अपन देखते हैं। और इसमें आप अपन देखते हैं CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये पानी में घुल जाती, जल है यानी जो O2 जिसको अपन लिख सकते हैं कि हमारा जो पानी है यानी इसमें घुल करके क्या कर देती है, ये आपको ध्यान रखना है। हाँ, निशांत गुप्ता, धर्मेंद्र सिंह, स्वागत है सबका। कि वायुमंडल में विद्यमान कार्बन डाइऑक्साइड है जो जल है यानी इस जल में घुल करके कार्बनिक अम्ल बनाती है, ये आपको सोहनलाल, हाँ बिल्कुल बहुत बहुत स्वागत सोहनलाल। हाँ, तो ये आपको कार्बन डाइऑक्साइड है, जब यानी वायुमंडल में विद्यमान कार्बन डाइऑक्साइड है, जल में घुल करके क्या बना देती है, कार्बनिक अम्ल है यानी उसका निर्माण करती है। ये आपको ध्यान रखना, क्या बनाती है यानी कार्बन। और वर्षा जल, अब आपको यह ध्यान रखना है, वर्षा के जल में कार्बनिक अम्ल जब घुल जाता है तो आपको यह पता होना चाहिए कि उस जल का पीएच जो मान है सामान्य से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जैसे ही पीएच मान सामान्य से कम हो जाता है तो आपको यह मान लेना कि अब स्थिति कौन सी होने वाली है, अम्लीय एसिडिक जो रेन है यानी अम्लीय बरसात होगी। जैसे सामान्य जल का, हाँ मधुबाला माली स्वागत है, हाँ सोहनलाल, निशांत गुप्ता, धर्मेंद्र, सबका हार्दिक अभिनंदन। तो ये आपको जैसे सामान्य रूप से जल का पीएच मान कितना होता है, तो ये आप लगभग अपन 6.5 जो पीएच मान मानते हैं, इससे जैसे ही कम हो गया तो यानी उस स्थिति में आपको यह ध्यान रखना है कि कौन सी वर्षा होने वाली है, अम्लीय वर्षा होने वाली। पहले सिंपल बिना पीपीटी के आपको मैं समझाता हूं। तो एक तो सिंपल हो गया, जैसे साधारण रूप में पूछे कि तो वायुमंडल में विद्यमान जब कार्बन डाइऑक्साइड है यानी जल में घुल जाती है तो कार्बनिक अम्ल का निर्माण करती है, वही कार्बनिक अम्ल है जब वर्षा जल में मिल जाता है। हाँ बिल्कुल, अरे यू बीजी, बिल्कुल अरे यू बीजी का भी स्वागत है। वही जो जल है यानी जो ये कार्बनिक अम्ल वर्षा जल में घुल जाता है तो उस जल का पीएच मान क्या कर देगा, कम कर देगा। और पीएच मान कम करने का मतलब यानी 6.5 है, यानी ये अपन ने लिखा जैसे पीएच मान 6.5 से क्या हो गया, कम यानी कम हो जाएगा, तो किस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी आपको ध्यान रखना है, अम्लीय वर्षा की उत्पत्ति हो जाएगी। अब इसमें ये भी देखिए, इसके अलावा आप देखिए कई तरह की गैसें, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर ट्राइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड आदि वायु प्रदूषण के कारण वायुमंडल में क्या रहती है, विद्यमान। वो भी एक तो सबसे पहले तो अपन ने कौन सी लिखी, कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो अपन ने लिखी है, ठीक है। इसके अलावा वायु प्रदूषण के द्वारा, जैसे वायु प्रदूषण होता है, कल कारखाने उनसे धुआं वगैरह निकलता है, तो उसमें कौन कौन सी गैसें हैं, तो उसमें यानी H2SO4 अपन लिख देते हैं, जैसे सल्फर, क्योंकि इसमें आर्स वाले भी जुड़े हुए हैं, सभी तरह के हैं, तो इसलिए ये भी लिख देता हूं सल्फर ऑक्साइड गैस, यानी घातक गैस से आपको बता देता हूं। इसके साथ में ही बिल्कुल क्वेश्चन वाचक जाट, पंकज जोरी, सबका स्वागत है। हाँ, एक बार वापस यानी रिवाइज भी कर दूंगा, आप चिंता न करें, एक बार थोड़ा सा आगे अपन चलते हैं। इसके अलावा सल्फर ट्राइऑक्साइड, हाँ उमेश कुमार सैनी, बिल्कुल आपका भी स्वागत है। ये सल्फर ट्राइऑक्साइड ये आपको बताए। इसके अलावा ये अपन ये सब घातक गैस से है, यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड, कौन सी गैस हो गई, यह नाइट्रोजन ऑक्साइड है। जो वायु प्रदूषण के कारण ये गैसें वायुमंडल में रहती है, ये ध्यान रखना, ये आपको बताता हूं कि वायुमंडल में विद्यमान होती, लेकिन किसकी वजह से होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ये वायु प्रदूषण की वजह से। और ये किस प्रकार की गैसें हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि ये कौन सी गैसें होगी, यानी घातक गैसें, वर्षा जल को अवशोषित करके
मतलब ये गैसें क्या करती है, वर्षा जल को अवशोषित करके पीएच मान को क्या कर देती है, कम कर देती है। यही अम्लीय वर्षा कहलाती है। कितना इजी हो गया, देखिए अम्लीय वर्षा है। हाँ, भोला सिंह बहुत बहुत स्वागत। की ये जो घातक गैसें हैं ये क्या करती है, वर्षा जल को अवशोषित कर लेती है। वर्षा जल को क्या कर लेगी, अवशोषित करती है और अवशोषित करके उसका क्या कर देती है, पीएच जो वैल्यू है, मान है, उसको क्या कर देगी, कम कर देगी। दिनेश गोदारा नोखा बीकानेर से बहुत बहुत स्वागत है दिनेश से, हार्दिक अभिनंदन। भोला सिंह सभी का हार्दिक अभिनंदन। तो अब ये क्या करती है, यही अम्लीय वर्षा कहलाती है। एक बार वापस थोड़ा पीछे चलता हूं, देखिए ये अम्लीय वर्षा अपन ने शुरुआत की कि केवल 2 पीपीटी आपको मैंने समझाई है, अभी पीपीटी खोल करके आपको नहीं बताइए। अम्लीय वर्षा एसिड रेन है। अम्ल अपन जानते हैं खतरनाक होता है कि हमारा जो वायुमंडल है उसमें विद्यमान जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जल में यानी पानी में घुल करके कार्बनिक अम्ल बनाती है। जैसे वायुमंडल में विद्यमान कार्बन डाइऑक्साइड है, सीमा चौधरी, हाँ बिल्कुल। तो आपको बताएं तो यानी जो वायुमंडल में विद्यमान कार्बन डाइऑक्साइड है वो जल में घुल करके क्या बनाती है, कार्बनिक अम्ल बनाती है। और यही कार्बनिक अम्ल है जब वर्षा जल में घुल जाता है तो उसका पीएच मान क्या कर देता है, कम, सामान्य से कम करे। सामान्य पीएच मान कितना मानते हैं, यानी अपन 6.5 सामान्य पीएच मान मानते हैं ना। और इसके अलावा पंक या पूजा कुमारी स्वागत है, इसके अलावा देखिए और घातक गैसें वो भी करती है। कार्बन डाइऑक्साइड तो मुख्य अपन ने बता ही दी है, इसके अलावा आपको और बता देता हूं कि सल्फर डाइऑक्साइड घातक गैसों में देखिए सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड है। ये वायुमंडल में वायु प्रदूषण के द्वारा विद्यमान होती है कि जैसे वायु प्रदूषण होगा उस वायु प्रदूषण में कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये घातक गैसें वायुमंडल में चली जाती है। अब यही घातक गैसें क्या करती है, वर्षा जल को क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। जैसे वर्षा जल को अवशोषित करने के बाद में क्या करती है, उस जल का यानी सामान्य जो पीएच मान है, बलवीर सिंह, सामान्य पीएच मान से उसका पीएच मान गिरा देती है, पीएच मान क्या कर देती है, कम। जैसे ही वर्षा जल का पीएच मान सामान्य से कम हो गया, ये मान लेना कि अब वो जहरीला जल हो चुका है, यानी वो कौन सी बरसात हो चुकी है, यानी अम्लीय वर्षा हो जाती है। और मुख्य रूप से उषाचारण स्वागत है, बलबीर सिंह, पूजा कुमारी, सबका हार्दिक। अब ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो जल है कौन सा, यानी जो सामान्य से कम पीएच मान वाला जल है, ये किसका निर्माण कर दिया इसने, अम्लीय वर्षा। ये अब आपको ये ध्यान रखना है कि ये अम्लीय वर्षा ज्यादातर कहां पर होती है। तो भारत के संदर्भ में आपको बताऊं, हालांकि विश्व में सबसे पहले 1972 में पता चला था अम्लीय वर्षा का, उससे पहले नहीं चला, वो बातें भी आपको बताऊंगा। लेकिन भारत के संदर्भ में भी आपको बता देता हूं कि ये जैसे आपको प्रश्न पूछा जाए कि ज्यादातर अम्लीय वर्षा कहां पर होती है, तो आपको जो प्रमुख महानगर हैं वहां पर ये अम्लीय वर्षा सबसे ज्यादा होती है। महानगरों में यह आप देखो कि महानगरों पर यानी अम्लीय वर्षा क्या होती है, इमा, हाँ रईस बहुत बहुत स्वागत। महानगरों पर अम्लीय वर्षा का प्रभाव सबसे ज्यादा होती है, महानगरों पर यह अम्लीय वर्षा क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। गजेंद्र राजपुरोहित स्वागत है, ये आपको यानी महानगर। अब जैसे कि यानी जो कैलकुलेशन ज्ञात किया गया है कि कहां पर कौन से महानगर में अम्लीय वर्षा का ज्यादा प्रभाव, कितने पीएच मान वाले जल का प्रभाव होता है, तो यह आपको बताया। जैसे एक आप ये पूछा जा सकता है, यानी कोलकाता है, पीएच मान तो नहीं पूछेंगे लेकिन जो अम्लीय वर्षा घातक कौन से महानगर पर होगी, जैसे एक कैलकुलेशन ज्ञात किया गया है, यानी जो अपने अखबारों में कई बार आता है, तो उससे मैंने एक कटिंग आपकी तैयार। कोलकाता है, इसमें कई बार अम्लीय बरसात हुई है, तो उस जल का पीएच मान है वो कितना है, 5.8, जबकि 6.5 सामान्य जल का अपन मानते हैं। इसी प्रकार से जैसे चेन्नई है, तो चेन्नई है यानी यहां पर कई बार जब बरसात हुई है तो उसका जो पीएच मान अंकित किया गया वो आपको बताता हूं, वो भी कितना है, यानी 5.85। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल इमा, बिल्कुल बहुत बहुत स्वागत आपका। यानी चेन्नई है यानी उसमें भी कितना है, 5.85। अब देखिए दिल्ली है, इस दिल्ली में कितना, 6.21 पीएच मान वाली,
और इसके साथ अभी तक के जो कैलकुलेशन है मुंबई है उसमें 4.81 ये पीएच मान वाली यहां पर क्या हुई है, यानी वर्षा हुई है। और ये सभी जो चारों महानगर है अपने भारत के, इनमें जब जब बरसात होती है कई बार मतलब ये जो जहरीली गैस से घुल जाती है, जिसमें आपको मैंने कार्बन डाइऑक्साइड बताई, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर ट्राइऑक्साइड है और नाइट्रोजन है ऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड जिसको अपन बोलते हैं। यानी इन गैसों के यानी जल में घुल जाने से यानी जल को ये अवशोषित करती है और उसका पीएच मान गिरा देती है। यानी पीएच मान सामान्य जल का जो अपन पीएच मान लिखते हैं वो कितना होता है 6.5। और यहां पर आप देख रहे हो जितने भी ये नगर हैं इनमें जो बरसात हुई है ये सामान्य यानी पीएच मान से कम वाली है। ये किस प्रकार की बरसात हो गई, अम्लीय वर्षा। बोलो कोई दिक्कत इसमें? मेरी बात बिल्कुल सिंपल वे में आपको समझाई, समझ में आई या नहीं हुई? तो अब एक चीज और आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि प्रमुख गैसें जो अम्लीय वर्षा हेतु उत्तरदायी है, यह आपको सल्फर डाइऑक्साइड पूछा जा सकता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, इसके साथ नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये भी एक कैलकुलेशन आपको और बताने वाला हूं, इसमें आपको ध्यान रखना। अब कौन सी किसके साथ में घुल जाती है? हाँ, त्रिपिता यानी गुप्ता, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत सारे नए स्टूडेंट जुड़े हैं। हाँ, तो आपको बताया तो सल्फर डाइऑक्साइड ये पानी के साथ घुलकर सल्फ्यूरिक अम्ल बनाती है। कौन सी? सल्फर डाइऑक्साइड है। ये आपको बताता हूं कि जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, ये आपको बताता हूं कि ये किसके साथ में घुलती है, जल के साथ में घुल जाती है और जल के साथ में घुल करके क्या बना देती है, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल है, यानी उसका निर्माण करती है। हाँ, कुलदीप राठौड़, स्वागत है कुलदीप, थोड़ा सा लेट हुआ है। और इसी प्रकार से सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये सल्फर ट्राइऑक्साइड है, ये जल के साथ में घुल करके ये भी क्या करती है, सल्फ्यूरिस अम्ल है यानी उसी का निर्माण कर देती है, सल्फ्यूरिस अम्ल है यानी उसका निर्माण करती है। इसी प्रकार से अपन ने एक और गैस लिख दी, यानी कौन सी हो गई, यानी हाइड्रोजन सल्फाइड। ये ध्यान रखना, यानी हाइड्रोजन सल्फाइड घातक गैस है। हाइड्रोजन जो सल्फाइड है वायुमंडल में हाइड्रोजन मूलकों के साथ सल्फर डाइऑक्साइड बना देती है। जो वायुमंडल में विद्यमान हाइड्रोजन है ये उसके साथ में घुलकर के किसका निर्माण करती है, सल्फर डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन मूलकों के साथ घुल करके सल्फर डाइऑक्साइड है यानी उसका निर्माण कर देती है। और एक अपन ने लिख दिया कौन सी, दिनेश, नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी नाइट्रस ऑक्साइड है। ये भी क्या है, ये प्रकाश ऑक्सीकरण के द्वारा, प्रकाश ऑक्सीकरण के द्वारा यानी नाइट्रस अम्ल का निर्माण करती है। ये देखिए ये किसका निर्माण करती है, नाइट्रस, प्रकाश के साथ में, ये हाइड्रोजन आयनों के साथ में घुल के। और एक आपको बता दिया कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ये अभी आपको पहले ही बताया था, यानी CO2 ये किसके साथ में, जल के साथ में घुल करके कार्बनिक अम्ल है उसका निर्माण करती है। ये इतनी सारी गैसें हैं। दिनेश सेनी, शोकत यानी बेरासर, बहुत बहुत स्वागत सभी का, हार्दिक अभिनंदन। ये अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार गैसें आपको बताया था सारी। अब देखिए सल्फर डाइऑक्साइड जल के साथ में घुल करके सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण, सल्फर ट्राइऑक्साइड है जल के साथ में घुल करके सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण। हाइड्रोजन सल्फाइड है, हाइड्रोजन जो सल्फाइड है वायुमंडल में जो हाइड्रोजन मूलक है उसके साथ में घुल करके सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण करती है, सब में अम्ल बन रहा है। देखिए नाइट्रस ऑक्साइड है, ये भी आपको बताता हूं कि हमारा जो वायुमंडल है उसमें प्रकाशीय ऑक्सीकरण के द्वारा नाइट्रस अम्ल का निर्माण, CO2 पहले बता दिया, जल के साथ में घुल करके कार्बनिक अम्ल है यानी उसका निर्माण करती है। इन सभी गैसों से किसका कौन सी वर्षा होती है, अम्लीय वर्षा है ये होती है। ये गैसें अम्लीय वर्षा के लिए क्या है, जिम्मेदार है। बिल्कुल श्रवण परिहार, दिनेश सेनी, शोकत बेरासर, सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत सभी का। बिल्कुल H2
प्लस H2O, बिल्कुल शाबाश कुलदीप। हाँ, तो ये सारी चीजें सबको ध्यान में रखते हुए कि वो अपन ने क्या है कि इसकी अभिक्रिया नहीं लिखी है क्योंकि सारे के सारे स्टूडेंट साइंस के नहीं हैं, ये आपको बताया था ना। हाँ, तो ये यहां तक बोलो कोई दिक्कत किसी प्रकार की? एक बार वापस रिवाइज करवा देता हूं कि वायुमंडल में विद्यमान जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये क्या करती है, आपको बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ में घुल करके क्या बनाती है, कार्बनिक अम्ल बनाती है। और यही जो कार्बनिक अम्ल है जब वर्षा जल में मिल जाता है तो यानी वर्षा जल है यानी उसका जो सामान्य पीएच मान है उससे पीएच मान क्या कर देगा, कम कर देगा। ऐसा भी पूछा जा सकता है। हाँ, तो पीएच मान कम करते ही वो कौन सी बरसात हो जाती है, अम्लीय वर्षा। इसके अलावा कई वायुमंडल में विद्यमान घातक गैसें, घातक गैसें वायु प्रदूषण के द्वारा, मनीष गौतम, वायु प्रदूषण के द्वारा वो घातक गैसें कौन कौन सी है, जिसमें आपको मैंने अभी अभी बताया सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर ट्राइऑक्साइड है, और इसके सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ साथ में आपको नाइट्रस ऑक्साइड है। ये गैसें हैं यानी जो वायुमंडल में विद्यमान जल को अवशोषित करके उसका पीएच मान क्या कर देती है, कम कर देती है। और जैसे पीएच मान कम कर देगी तो यानी वही पीएच, कम पीएच मान वाला जल है वर्षा के रूप में प्राप्त होता है। तो वो कौन सी बरसात होती है, अम्लीय वर्षा। और अम्लीय वर्षा का सबसे ज्यादा प्रभाव है, ये आपको बताता हूं, ये सबसे ज्यादा प्रभाव महानगरों में होता है। जैसे अपने भारत के चारों महानगर हैं उनमें बताया, जैसे मुंबई है उसमें अम्लीय वर्षा होती है, चेन्नई में होती है, दिल्ली है, और कौन सा हो गया, कोलकाता है। यहाँ पर क्योंकि वायु प्रदूषण के द्वारा ये जहरीली गैसें, जो घातक गैसें विकास सिंह, ये घातक गैसें हैं, ये इन कल कारखानों के द्वारा ही वायुमंडल उसमें चली जाती है। दुर्गेश वर्मा स्वागत है। तो ये सारी की सारी वायुमंडल है यानी उसमें चली जाती है। इससे कौन सी बरसात होती है, अम्लीय वर्षा। एक शानदार आंकड़ा और आपको बता देता हूं कि वर्तमान में ध्यान रखना 60 से 70%, इंपॉर्टेंट चीज है ध्यान रखना कि वर्तमान में 60 से 70%, ये ध्यान रखिएगा कि 60 से 70% जो एसिड रेन होती है, अम्लीय वर्षा होती है, ये किसकी वजह से होती है, सल्फर के विभिन्न ऑक्साइड। देखो सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, और ये आपको मैंने बताया ना, और अनेक जैसे नाइट्रोजन है यानी उससे यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड यानी ये है, इसके यानी 60 से 70% जो बरसात अम्लीय वर्षा है ये सल्फर के विभिन्न ऑक्साइड से होती है, सल्फर के विभिन्न ऑक्साइड से होती है पीछे वाली जो आपको। और इसके साथ में 30 से 40% अम्लीय वर्षा है, ये प्रतिशत है, ध्यान रखना। हाँ, वर्षा जाट स्वागत है बेटा। दुर्गेश यानी विकास सिंह, 30 से 40% जो अम्लीय वर्षा है, ये अम्लीय वर्षा आपको बताता हूं किसके द्वारा होती है, तो इसमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड से और अन्य कारण, ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ये आपको ध्यान रखना, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और इसके साथ में अन्य कारण भी हैं। और अब पीछे एक बार पीछे वाली पीपीटी वापस देख लो। सल्फर, सल्फ्यूरिक अम्ल, फिर ट्राइऑक्साइड से सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोजन सल्फाइड से भी सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड से नाइट्रिक अम्ल है, ये अलग हो गया ना। राजू भील बहुत बहुत स्वागत है। और CO2 से कार्बनिक। तो 60 से 70%, वापस देख लीजिए, 60 से 70% वर्षा है सल्फर के विभिन्न ऑक्साइड हैं यानी उनसे होती है। हाँ, अंजी यानी कुमावत जो भी हैं बहुत बहुत स्वागत है। 60 से 70% अम्लीय वर्षा है सल्फर के विभिन्न ऑक्साइड से होती है, जबकि 30 से 40% अम्लीय वर्षा नाइट्रोजन के विभिन्न जो ऑक्साइड है इनके द्वारा होती है। ये आपको बताता हूं, ठीक है। अब देखो, सल्फर डाइऑक्साइड कोयले के जलने से, विद्युत शक्ति संयंत्रों में पेट्रोलियम शोधन से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। सल्फर डाइऑक्साइड गैस किससे निकलती है, कहां से, तो ये कोयला सबसे ज्यादा, जैसे कोयले के जलने से, विद्युत शक्ति संयंत्र हैं, हाँ, यानी उनसे, और पेट्रोलियम शोधन, पेट्रोलियम के जो शोधनशालाएं होती है, जैसे अभी आगरा का आपको उदाहरण बताने वाला हूं मैं, है ना। हाँ, वैसे सबसे पहले यानी इस अम्लीय वर्षा का पता स्वीडन 1972 में वहां पर पता लगा। हालांकि जो स्कैंडिनेवियन जो देश हैं वहां पर सबसे ज्यादा कौन सी बरसात होती है, ये अम्लीय वर्षा यानी वहां पर सबसे ज्यादा होती है, ये आपको होता है। स्कैंडिनेवियन जो देश है यानी
उनमें सबसे ज्यादा होती है। जर्मनी में इसका सबसे ज्यादा नुकसान देखा गया। स्वीडन है यानी उसमें यहां तक कि अपना जो ताजमहल है यानी उस पर भी इसका कुप्रभाव देखा गया। तो कई ऐसी जगह हैं। तो ये अब पूछा जा सकता है कि भाई इसके स्रोत क्या है। सल्फर डाइऑक्साइड है यानी इसके स्रोत में तो कोयला, विद्युत शक्ति संयंत्र, पेट्रोलियम है यानी इनसे पर, इसी के साथ सल्फर डाइऑक्साइड यानी इन सभी से क्या निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है। प्राकृतिक स्रोत भी है, ये तो सब मानव जनित स्रोत हो गए, जिसमें ज्वालामुखी, ये ध्यान रखना ज्वालामुखी है, इससे सल्फर डाइऑक्साइड गैस है बाहर निकलती है। अरुण कुमार बहुत बहुत स्वागत है। ये पूछा प्राकृतिक सल्फर डाइऑक्साइड का प्राकृतिक स्रोत आपको पूछे तो ज्वालामुखी, ज्वालामुखी से हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्राकृतिक रूप से सल्फर को क्या करती है, अपचयित करने का काम भी कर। दलदली भूमि है यानी वहां से भी निकलती है। जीवाश्म ईंधन है यानी उनसे भी ये क्या होती है, प्राप्त होती है। तो इन सब का जो आंकड़ा तैयार किया गया तो 60 से 70% अम्लीय वर्षा यानी किससे, सल्फर के विभिन्न ऑक्साइड है उनसे होती है। 30 से 40% वर्षा नाइट्रोजन के ऑक्साइड और अन्य कारणों से होती है। ये इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। अब एक बार थोड़ी सी अपन पीपीटी है यानी वो आपको बता देता हूं। तो यहां पर जैसे ये अपन ने देखा ये कि अम्लीय वर्षा है, इसका यानी स्रोत भी अपन ने दे रखा है। देखिए ये यहाँ पर आप जो अभिक्रिया के माध्यम से भी, दीपू चौधरी बहुत बहुत स्वागत है। SO2 एंड NO2 नाइट्रस सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड है। ये देखिए जो कल कारखाने यहां पर आप देख रहे हो, मोटर गाड़ियां, कल कारखाने हैं, इनसे ये गैस बाहर निकलती है और जल के साथ में इसने यहां अभिक्रिया, NO2 है वो भी H2O के साथ में मिल गई है, SO2 भी H2O के साथ में मिल गई है और यहां पर देख लिए HNO3 और H2SO4 यानी कौन सी बरसात का निर्माण कर दिया, अम्लीय वर्षा है इसका निर्माण। हाँ ये देखिए एसिड वर्षा है, ये स्नो के रूप में भी है, रेन के रूप में भी है, गैस के रूप में भी है यानी पार्टिकल्स, एसिडिक पार्टिकल एंड गैस। और ये जैसे पेड़ पौधों पर होती है तो इन पेड़ पौधों को जला देती है, इनको नष्ट करती है, अपनी फसलों को खराब कर दे। अब ये जैसे ही समुद्र में चली जाती है तो समुद्रों में सबसे ज्यादा जो मछलियां हैं यानी उनको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, समुद्री जीवों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। मतलब स्वीडन में लगभग 20 जो झीलों, जैसे अपन फिनलैंड है, स्वीडन है, डेनमार्क है, यानी ये जो देश आते हैं इनमें यानी स्वीडन की 20,000 मछलियां हैं एसिड रेन की वजह से क्या हो गई, मर गई है ना। दूसरा जर्मनी के 2/3 जंगल हैं वो एसिड रेन की वजह से क्या हो गए, ये नष्ट हो गए। तो ये एसिड रेन की अपन जो चर्चा कर रहे थे, अब ये तो आपको न्यूमेरिकल ये अभिक्रिया उसके द्वारा बताया। अब देखिए एसिड रेन का थोड़ा सा और आपको बताता हूं कि किसे कहते हैं आगे। यानी पहले देखिए अम्ल वर्षा, एसिड वर्षा है, ये किसके द्वारा होती है, तो ये एसिड वर्षा देखो एयर पोल्यूशन का ही विस्तार, जिसमें आपको शुरू में बता दिया कि कार्बन डाइऑक्साइड है वायुमंडल में विद्यमान जो जल है यानी उस जल के साथ में घुल करके कार्बनिक अम्ल बनाता है, इसका संबंध एसिडिफिकेशन से जोड़ा गया है। यानी जल का क्या हो जाएगा, अम्लीकरण हो जाएगा, जिसको अपन क्या कह सकते हैं, जियोकेमिकल कह सकते हैं अपन, है ना। हाँ, दो रासायनिक अभिक्रियाओं के साथ चलता है, जिसमें देखो कौन कौन से, एक तो हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होते हैं ऐसे, और दूसरा हाइड्रोजन आयनों की क्या होती है, खपत होती है। हाँ, न्यूट्रलाइजेशन जिसको अपन कह सकते हैं, यह न्यूट्रलाइजेशन है। एक यानी हाइड्रोजन जो आयन है यानी उनकी खपत और एक हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होते हैं इससे। अब एसिडिफिकेशन जो है यानी इसके द्वारा आगे अपन चलते हैं अम्ल वर्षा की अब परिभाषा और देख लेते हैं कि किस प्रकार। तो अम्ल वर्षा का वास्तविक अर्थ उस वर्षा से, वर्षा हिम, ओला और कोहरा तीनों बताए थे ना, पार्टिकल गैस के रूप में भी होती है, स्नो के रूप में भी होती है और वाटर यानी उसके रूप में भी होती है ना, रेन के रूप में भी होती है। तो यहां पर देखो कि वास्तविक अर्थ उस वर्षा हिम, ओला, कोहरा से है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड के अतिरिक्त सल्फर डाइऑक्साइड SO2, नाइट्रस ऑक्साइड घुले होते हैं और जिनके तंतु सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 और नाइट्रस अम्ल HNO3 बनाते, किंतु व्यापक दृष्टिकोण से पौधे तथा इमारतों के द्वारा भी
SO2 और NO है, यानी जो ये भी प्राप्त होते हैं, तो पौधे है ना, उनसे नाइट्रोजन ऑक्साइड है, यानी ये भी जो प्राकृतिक रूप से प्राप्त, जैसे ज्वालामुखी से, उससे भी प्राप्त है, और इनसे भी क्या है, यानी वायुमंडल में ये गैसें चली जाती है जो जल के साथ में घुल करके जल का पीएच मान क्या कर देती है, कम कर देती है। इस तरह अम्ल वर्षा में योगदान करने वाले प्रदूषकों में SO2 और NO2 मुख्य रूप से, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड है, ये मुख्य रूप से इसके लिए जिम्मेदार माने गए। जब वाष्पशील कार्बनिक यौगिक, यानी वाटर वाइपर वाले ना, हाँ, तो ध्यान दिया जाना लगा है, तो उष्ण कटिबंध में यानी वाटर वाइपर के कारण और तथा ये नाइट्रस ऑक्साइड परस्पर क्रिया करके O3 व अन्य ऑक्सीकारकी बनाते हैं। खुशी त्रिवेदी, बहुत बहुत स्वागत है खुशी त्रिवेदी। हाँ, तो ये अपन ने जो अम्लीय वर्षा है, यानी इसकी अपन ने जो चर्चा की है, यानी किस प्रकार से। अब अगला अपन देखते हैं, सरिता, खुशी, दीपू, अरुण कुमार या अंजिल कुमावते, बिल्कुल सबका बहुत बहुत ही स्वागत। अब ये आपने को देखना है कि अम्लीय वर्षा के क्या कुप्रभाव है। पहले कुप्रभाव पढ़ने से पहले आपको बताता हूं, सबसे पहले आपको सोचना है कि कुप्रभाव, क्या कुप्रभाव हो सकते हैं। तो अब घातक परिणाम है, नंबर 1, सबसे पहले जल, स्थल, वायु, वनस्पतियां और जीव जंतु और इमारतों को क्षति पहुंचा दी। भाई अपनी नजर में अपन ये कह सकते हैं, जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल, जैवमंडल, ये कर दिया। जल, स्थल, वायु, और इसके साथ में अपन ने क्या लिख दिया, जैव, जीव, जैव मंडल में आ गया ये जैव मंडल अपन ने, बिल्कुल। नमस्ते सरिता बेटा। हाँ, और इसके साथ साथ में क्या हो गई, इमारतें। इमारतों को क्या करती है, यानी नुकसान पहुंचाती है, जल को प्रदूषित कर देती है। स्थल है, उसको भी नष्ट करती है, भूमि की उर्वरा शक्ति को। वायु है, वो प्रदूषित हो जाती है और जलीय जीव मर जाते हैं। इमारतें हैं, इनमें स्टोन कैंसर जैसी समस्या उत्पन्न हो जाती है। नंबर 1 तो ये हो गया। झील, तालाब, नदियां आदि का जल अत्यधिक अम्लीय हो जाता है, जिसे अम्ल सदमा कहते हैं। बहुत ज्यादा, कि झील, तालाब हैं, उनका जल बहुत ज्यादा जब अम्लीय हो जाता है तो उसको अम्ल सदमा कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जा सकता है कि अम्ल सदमा किसे कहा जाता है। तो अम्ल सदमा आपको ध्यान रखना है कि जैसे झील और कौन से हो गए, तालाब अपन कह सकते हैं, और क्या होगी, नदियां हैं, इनमें अम्लीय जल की मात्रा क्या, अम्लीयता की मात्रा क्या हो चुकी है, अधिक हो चुकी है। उस स्थिति को ही क्या कहा जाता है, अम्लीय सदमा कहते हैं। इसमें पानी में रहने वाले जीव सबसे ज्यादा क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। अम्लीय सदमा ध्यान रखना, स्टोन कैंसर अलग आएगा, अम्लीय सदमा अलग आएगा, है ना। हाँ, इसके बाद तीसरी बात अपन ये करना चाहें कि झील, तालाब आदि से पानी रिस करके कहां चला आता है, भूगर्भ में चला आता है। और आजकल सर्वे आता है अखबारों में, जिससे विभिन्न धातुएं जैसे तांबा, एल्यूमिनियम, कैडमियम आदि क्रिया करके विभिन्न जहरीले यौगिक बनाते हैं, जो प्राणियों को क्या करते हैं, प्रभावित। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि यही अम्लीय जल है, ये अपन लिख सकते हैं। अम्लीय जल कहां चला आता है, भूगर्भ में चला आता है, और भूगर्भ में जाकर के क्या करता है, जैसे वो जो विभिन्न धातुएं हैं, यानी उनके साथ में क्रिया करता है। विभिन्न धातुओं में अपन क्या लिख सकते हैं, तांबा लिख सकते हैं, एल्यूमिनियम है ये लिख सकते हैं, कैडमियम है ये लिख सकते हैं। इनके साथ में क्रिया करता है और क्या बना देगा, ये अपन ने लिख किया, क्रिया करके जहरीले यौगिक बनाता है। और यही जहरीले यौगिक हैं, नुकसानदायक होते हैं अपने स्वास्थ्य के लिए, अपन कह सकते हैं बहुत ज्यादा क्या होते हैं, नुकसानदायक होते हैं। अम्लीय वर्षा से एक और आपको ध्यान रखना है, त्वचा कैंसर होता है। ये तो त्वचा कैंसर के 2 कारण हैं, एक ध्यान रखना। एक पराबैंगनी किरणों के संपर्क में ओजोन क्षय, उससे भी होती है, जो आपको बताता हूं। तो एक ये कि जो अम्लीय वर्षा है, यानी इससे क्या है सुनीता, त्वचा कैंसर, और त्वचा कैंसर के साथ साथ में
एलर्जी जो सबसे बड़ी समस्या है, यानी ये एलर्जी जैसी बीमारियां हैं, ये भी इसके क्या है कुप्रभाव। 4-5 को ऑप्शन में 4 आते हैं, पूछ लेते हैं कौन सा कुप्रभाव है या कौन सा नहीं है, ये पूछा। अम्लीय वर्षा से घरों में ध्यान रखना, अपने घर होते हैं ना उसमें जस्ता, शीशा और तांबे की पाइपों से गुजरता है, तो इस जल से धातुओं की अधिकता हो जाती है, जिससे अतिसार, पेचिस जैसे रोगों की क्या होती है संभावना। राहुल, सुनीता दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। ये ध्यान रखना कि अम्लीय जल जब अपने घर होते हैं उनमें क्या होते हैं कि घरों में जस्ता, तांबा, शीशे के नल वगैरह नहीं भाई, बाकी प्लास्टिक लगा दी, लेकिन टूटी होती है वो शीशे की, जस्ते की, तांबे की होती है, उनसे जब गुजरता है वो जल तो इनकी मात्रा बढ़ा देता है। उस जल का जब अपन सेवन करते हैं तो अतिसार और पेचिस जैसी बीमारियां हो जाती है। प्रियंका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, और एक आपको ये पेचिस, ये अपन लिख दिया कि ये पेचिस और अतिसार जैसी बीमारियां, ये भी एक अपन ने कारण लिखा है। इसके साथ में दमा और कैंसर का भी क्या रहता है, भय रहता है, क्योंकि ये सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह होते हैं ना। हाँ, तो दमा और कैंसर कितना विकराल रूप ले लिया। आज अपन देखें कि एक टाइम था कि गांव के अंतर्गत विशेष रूप से आप देखते थे कि कैंसर जैसी घातक बीमारियां थी, इसका नाम नहीं लेते थे कोई, यानी 2-3-5 गांव में, मतलब 10-15 गांव में कभी कभार कोई कैंसर से पीड़ित होकर के आदमी मर जाया करता था, घर में नाम नहीं लेते थे, डरते थे, कहते वो बड़ी वाली क्या होगी, बीमारी होगी। और आज अपन देख रहे हैं कि सामान्य स्थिति होगी, पता ही नहीं चलता है कि किस, और एक ऐसी बीमारी, घातक बीमारी है जिसका कोई अता पता नहीं कब हो जाए। हाँ, तो ये इतनी घातक की जो बीमारियां हैं अपन देख रहे हैं कि ये इस अम्लीय वर्षा, जिसमें मानवीय कारण इसके लिए अपन क्या कह सकते हैं, यानी जो जिम्मेदार हैं, तो कई तरह की समस्याएं आपको देखने को मिल रही है। इसके साथ में अगली समस्या अपन लिखे, जैसे ही अम्लीय वर्षा मृदा पर होती है, मिट्टी पर, जल, स्थल, वायु कहीं भी हो सकती है, तो भूमि की उर्वरता को क्या करती है, नष्ट करती है। मृदा की उर्वरा शक्ति है, यानी उसको क्या कर देती है, कम कर देती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके साथ पौधों की वृद्धि, ये तो अपने आप ही हो जाएगा सारी चीजें, मतलब पहला कारण आपको बताया था, यानी यही अपन लिख दिया, पौधों की वृद्धि है वो क्या होती है, रुक जाती है। कई बार अपन ने जैसे बाजरे की फसल बहुत अच्छी होती है, बहुत शानदार फसल होती है, और कई बार जैसे अचानक एक बरसात होती है, हल्की फुल्की बरसात होती है, इससे बाजरा पीला पड़ जाता है, तो अपन कहते हैं खारी बरसात होगी। वो खारी बरसात क्या है, वो अम्लीय बरसात है, उसी की वजह से इस तरह की समस्याएं उत्पन्न हुए। और इसके साथ में यानी जो पेड़ पौधे, मतलब वो क्या हो गया, उसका पर्णहरित है, उसका विघटन हो गया, जिससे पत्तियों का रंग परिवर्तित हो जाता है। ये इसी में अपन लिख सकते हैं, यानी पत्तियों का पीला पड़ जाना, यानी रंग परिवर्तित इसी की वजह से होता है। और इसके साथ में फूल, पत्तियां वगैरह, फल वगैरह वो जहरीले हो जाएंगे, अचानक ही क्या हो जाएंगे, यानी वो गिर जाते हैं। ये भी आपको बताता हूं। और एक अपन ये लिख सकते हैं कि यानी प्राचीन इमारतें होती है। हाँ, रश्मि अग्रवाल बहुत बहुत स्वागत। प्राचीन जो इमारतें हैं, यानी इनके स्टोन कैंसर हो जाता है। प्राचीन जो इमारतें हैं इनके क्या हो जाएगा, स्टोन कैंसर। ये आपको ध्यान रखना है। कौन सी समस्या उत्पन्न हो जाती है, स्टोन कैंसर की समस्या उत्पन्न हो जाती है। और प्राचीन इमारतों में अपना ताजमहल का बहुत शानदार तरीके का अपन क्या ले सकते हैं, उदाहरण ले सकते हैं। इसमें आपको बता देता हूं, जैसे यानी आगरा है, यानी आगरा में कौन सा हो गया, ताजमहल। और ये ताजमहल स्टोन कैंसर से पीड़ित है, आपको बताता हूं। ये कौन से स्टोन कैंसर है, यानी इससे आप देख रहे हो इस पर धब्बे दिखाई देने लगे, संक्षारक धब्बे जिनको अपन कह सकते हैं। अब ये आगरा का ताजमहल यहां पर क्यों, तो आगरा से लगभग 40 से 50 किलोमीटर दूर आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि मथुरा तेल शुद्ध कारखाना है, ये रिफाइनरी है, यहां पर तेल शुद्ध कारखाना है। और यहां तेल का क्या किया जाता है, शोधन किया जाता है, जो प्रतिदिन सल्फर डाइऑक्साइड 25 से 30 टन, इस तेल शुद्ध कारखाने से 25 से 30 टन
पहले भी मैंने बताया आपको क्या निकलता है, एच यानी जो एसओ जो अपन ने लिखा है सल्फर डाइऑक्साइड, आपको बता देता हूं सल्फर डाइऑक्साइड है, ये बाहर निकलती है प्रतिदिन 25 से या 30 टन। हाँ, तो ये आपको बताता हूं, ये स्थिति है, इस वजह से आगरा का ताजमहल है, यहां पर अम्लीय बरसात के जब भी छींटे पड़ते हैं तो उससे जो अब मार्बल है उसको ये स्टोन कैंसर से ये क्या है यानी पीड़ित बताया गया, ये इसका ये क्या है कारण आपको मैं बता देता हूं। इसके बाद इसके जैसे ये अपन ने कई सारे कारण हैं, ये है अब ये अम्लीय वर्षा। अब देखिए अम्लीय वर्षा से जंगलों को क्षति पहुंची, जर्मनी के जंगल हैं बहुत ज्यादा नुकसान, 2/3 से भी ज्यादा, 3/4 से भी ज्यादा जंगल यहां पर। हाँ, देखिए कि पश्चिमी जर्मनी की 3/4 जंगलों को अम्लीय वर्षा ने हानि पहुंचाई। 3/4 जंगल, ये 3/4 आपको होता बहुत होते हैं 3/4। हाँ, तो ये अब मतलब 75% जंगल है अम्लीय वर्षा से पश्चिमी जर्मनी के क्या हो चुके हैं, नष्ट हो चुके हैं। इमारतों को भी अम्लीय वर्षा से नुकसान पहुंचा। अभी अभी आपको ताजमहल का उदाहरण बताया, मुख्य रूप से क्या होता है, SO2 सल्फ्यूरिक यानी सल्फर डाइऑक्साइड है, ये चूना पत्थर द्वारा अवशोषित होकर उसे जिप्सम में बदल देती है, जिससे दरारें पड़ जाती है, संक्षारक की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ये अगला है अम्ल वर्षा का एक अन्य कुप्रभाव संक्षारण, ये आपको बता रहा हूं ना। हाँ, ये अपने ताजमहल के उसमें देखा रूप देखने को मिलता है। इससे तांबे की बनी नालियां भी प्रभावित होती है। तांबा जिसमें अपन ये भी सीसा जस्ता तांबा ये तीनों जोड़ सकते हो, ये नालियां प्रभावित, जिससे पेचिस और अतिसार जैसी बीमारियां हो जाती है। मिट्टी में एल्यूमिनियम घुलने लगता है, यही नहीं सीसा और कैडमियम तथा पारद भी घुलकर जल को क्या बना देता है, यानी जहरीला बना देता है। तो कई ऐसी अम्लीय वर्षा है, यानी इससे कई तरह की समस्याएं क्या हो रही है, यानी उत्पन्न हो रही है। तो ये बड़ा एक सोचनीय बिंदु है, और ये इन सब के पीछे यानी अपन कह सकते हैं यानी विकास क्या है, विकास। जब अपन आरएस पढ़ेंगे तो उस आरएस में के टॉपिक आएगा यानी बहुत ही महत्वपूर्ण, ये पर्यावरण पारिस्थितिकी यानी इसी से संबंधित है। जब अपन पर्यावरण पारिस्थितिकी की अपन जब चर्चा करेंगे तो उस पर्यावरण पारिस्थितिकी यानी उसमें भी ये कई सारी चीजें अपन पढ़ेंगे। उसमें एक आएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास क्या कहता है कि आप विकास करो, हम विकास के विरोधी नहीं हैं, लेकिन इस तरह का विकास करो जिससे क्या नहीं हो, विनाश नहीं हो। तो विनाश रहित विकास को ही क्या कहा जाता है, सतत पोषणीय विकास कहते हैं। लेकिन वर्तमान में स्थिति, हाँ ललित सोमारिया, बिल्कुल आगरा का जो बिल्कुल आगरा में एसिड रेन होती है, बिल्कुल ललित सोमारिया बिल्कुल सही बता रहा है। ये इसलिए होती है कि जो मथुरा तेल शुद्ध कारखाना है, उस मथुरा में जो रिफाइनरी लगी हुई है, इसमें तेल शोधनशाला है। रविंद्र सिंह स्वागत है। इस तेल शोधन कारखाने में प्रतिदिन 25 से 30 टन सल्फर डाइऑक्साइड गैस वायुमंडल में चली जाती है। ठीक है, अब जैसे ही वो मधु चौधरी, रविंद्र सिंह, जैसे ही वो कार्बन डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड है यानी वायुमंडल में चली गई, वायुमंडल में विद्यमान जो जल उसको वो क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। अवशोषित करते ही उस जल का पीएच मान गिरा देती है, और जैसे ही उसका पीएच मान गिराएगी तो यानी कौन सी बरसात होगी, अम्लीय वर्षा। अब उस एरिया में जहां अम्लीय बरसात हो गई तो इमारतों को भी नुकसान पहुंचाएगी, वहां की वनस्पति फूल पत्तियां उनको भी नुकसान। तो कई बार अपन देखते हैं ना, आगरा का जो ताजमहल है उसमें जो संगमरमर लगा हुआ है उसमें धब्बे हो गए, उसमें संग दरारें भी कई जगह देखने को मिली है। तो इसका काफी शोध अनुसंधान के बाद में, उसका स्वागत, काफी शोध अनुसंधान के बाद में पता लगाया गया कि उसका मुख्य कारण क्या है, रिफाइनरी उद्योग है। वो कौन सा है,
तो उसका कारण आपने देखा कि यानी मथुरा तेल जो 40 से 50 किलोमीटर दूर है ना। तो ललित, ये इस ललित सामरिया इसका कारण है, ये है आपको जहरीली जो गे यानी घुल करके इसने ये नुकसान पहुंचाए। बहुत बार अखबार में भी आता है इसके बारे में ना। तो ये अपने लिए लेटेस्ट मुद्दा भी है, पूछा भी जा सकता है अपने को ना, इसमें आपको ध्यान भी रखना है। और कोई दिक्कत उस अब देखो, पहली बार अम्लीय बरसात, हाँ बिल्कुल, आगरा, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई में एसिड रेन होती है। बिल्कुल पूजा कुमारी, बिल्कुल होती है बेटा, हाँ इनमें होती है एसिड रेन। हाँ, आगरा में वो तो मुख्य रूप से वैसे ही औद्योगिक इकाइयों से जुड़े हुए हैं सारे के सारे, है ना। हाँ, और ये तेल रिफाइनरी वाला आ गया तो जहां जहां ये उद्योग है वहां पर क्या है, ये नुकसान पहुंचाते हैं। हालांकि हमारा भारत देश अभी इस एसिड रेन के मामले में इतनी घातक परिस्थितियों में नहीं है, बहुत ही सुरक्षित जगह है, क्योंकि इतना अपन ने अभी औद्योगिक विकास किया भी नहीं है। तो देखिए, पहली बार अम्लीय वर्षा एसिड रेन है यानी का पता कहां चलता है, पहली बार है ना। हाँ, स्कैंडिनेविया के वैज्ञानिकों ने वायुमंडल है, एमजी जोइन, बहुत बहुत स्वागत है एमजी। हाँ, तो स्कैंडिनेविया के वैज्ञानिक वायुमंडलीय अम्ल प्रदूषक से चिंतित हो उठे, क्योंकि अम्ल झीलों में मछलियों की संख्या घटने लगी थी। यानी वही अम्लीय बरसात झीलों में होने से मछलियों की संख्या घटने, इन्हें खाने वाले पक्षियों की भारी संख्या में मरने लगी। तो इसका पता 1972 के पूर्व एसिडिफिकेशन की समस्या का ज्ञान न होना, लोग चिंतित नहीं थे। तो सबसे पहले आपको इस एसिड रेन का आपको बताता हूं, स्वीडन है, इसमें पता चला था 1972 में। पहले भी मरते थे लेकिन इसका कारण का नहीं पता चला, लेकिन जब से 1972 के बाद में इसका जैसे ही पता चलता है तो उसके बाद में ये स्थिति का पता लगा कि भी एसिड रेन है, इसकी वजह से ये हो रहा है। और आपको बताता हूं, स्टॉकहोम सम्मेलन, पहला पर्यावरण सतत पोषणीय विकास से संबंधित, पर्यावरण से संबंधित जो पहला सम्मेलन होता है वो स्टॉकहोम सम्मेलन कहां पर होता है, स्वीडन में होता है। उसको पहला पर्यावरण सम्मेलन का भी क्या दिया गया, दर्जा दिया गया, और उसमें रखा गया कि पर्यावरण का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। और उसी में पहली बार यह तय किया गया था कि प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाना चाहिए। 1974 से हुआ, 72 में था सम्मेलन, 1974 से अपन क्या कर रहे हैं, प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस है, यानी वो भी अपन क्या कर रहे हैं, यानी मना रहे हैं। तो ये उस स्वीडन से ही इसकी क्या होती है, यानी शुरुआत होती है। और ये पहला जो अपन यूएनडीपी है, यानी उसके द्वारा ये कार्यक्रमों का बहुत सारा क्या है, संचालन भी किया जाता है। अब देखो, भारत में एसिड रेन होती है क्या, प्रश्नवाचक है, बिल्कुल। भारत, बांग्लादेश, चीन में अभी भी एसिडिफिकेशन ने विकराल रूप धारण नहीं किया। हाँ, इसका कारण यह बताया जाता है कि वायु अपर्दन, देखो, हाँ देखो, इसका कारण कि वायु अपर्दन, विंड इरोजन के फलस्वरूप मिट्टी में इतनी क्षारीयता, यानी धूल उड़कर वायुमंडल में जाती है, जो SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड से उत्पन्न अम्लता का यह न्यूट्रिलेशन हो जाता है। अब यहां आपके लिए प्रश्न हो गया, स्कैंडिनेवियन देश है, वहां पर यह स्थिति उत्पन्न नहीं होती, इसलिए वहां पर यह क्या है, सबसे ज्यादा होती है। यदि अम्ल वर्षा से किसी प्रकार की क्षति की कोई संभावना व्यक्त की जाती है तो उसका कारण है शुष्क SO2 का, यानी अब्सोर्प्शन हो सकता है, और सल्फ्यूरिक अम्ल के रूप में वर्षा द्वारा नहीं हो सकता। शुष्क है कि जल को ये क्या कर देती है, सुखा देती है। अब यह स्पष्ट हो चला है कि वृक्षों को भी जो हानि पहुंची है वह अम्ल वर्षा से नहीं अपितु SO2 गैस के संचय होने से पहुंचता है, यानी SO2 गैस। कुछ वैज्ञानिकों ने जलवायु परिवर्तन से भी वनस्पति क्षति का संबंध जोड़ा, ये तो नए शोध अनुसंधान लगाए हैं, है ना, उसके आधार पर बताया गया है। हाँ, अब दूसरा अपने को ये भी यहां पर ध्यान रखना है कि ये जो अम्लीकरण किस किस में
किस प्रकार की स्थिति हो रही है, तो ये भी आगे वर्तमान, जैसे यहां तक अब वायुमंडल में जो CO2 गैस है वह शुद्ध जल है, यानी उसमें मर्ज होकर यानी कम से कम 5.6 pH मान उत्पन्न कर सकती है। 6.5 सामान्य का हो गया, इसलिए सामान्य वर्षा जल पीएच मान 5.6 ही होना चाहिए, तो पीएच मान सूचक, किंतु वर्षा जल की अम्लता अन्य कारणों से प्रभावित है। ब्रिटेन स्कैंडिनेविया में वर्षा जल का पीएच मान 4.3 से भी कम पाया जाता है। शोभन देवा, हाँ स्वागत है। वैज्ञानिकों ने तुरंत यह निष्कर्ष निकाला है कि यह एसिडिफिकेशन मानवकृत है ना। ऐसा दो प्रकार से संभव हो पाया, अम्ल सीधे जल में मिल जाने से, मिट्टी का एसिडिफिकेशन होने के बाद जल का क्या होना, एसिडिफिकेशन होना, इसकी वजह से ये सारी चीजें उत्पन्न हो रही है। अब मिट्टी का अम्लीकरण, मिट्टी है यानी इसका अम्लीकरण है, ये किस प्रकार से होता है, तो देखो मिट्टी का एसिडिफिकेशन ह्यूमस यानी कार्बनिक पदार्थ से उत्पन्न कार्बन अम्लों से उत्पादन और उनके नीचे जाने पर निर्भर करता है कि कितनी गहराई में, यानी वो जल के साथ में घुल करके चले गए। जल के एसिडिफिकेशन के नितांत रूप में सल्फेट आयन यानी SO2 जल में घुलने से बनते, ये नए शोध है ना उनके अकॉर्डिंग, जिसमें कुछ समय तक तो कार्बोनेट आयन इनका सामना करते हैं, किंतु बाद में इनके नष्ट हो जाने से प्रतिरोध क्या होता है, यानी घट जाता है। मतलब उनका क्या हो जाएगा, प्रतिरोध है, यानी वो क्या हो जाएगा, घट जाता है। और वैसे नाइट्रेट आयन भी अम्ल उत्पन्न करते हैं, किंतु सूक्ष्म जीवों तथा वनस्पतियों द्वारा इनका यानी अब्सॉर्प्शन और इनकी जो क्वांटिटी है में रहता है, और एसिडिफिकेशन में नाइट्रोजन आयन कम ही योगदान दे पाते हैं। अब इसकी जो वर्तमान स्थिति है, ये यानी जो थोड़ा सा इस पे भी अपने को ध्यान देना पड़ेगा। हालांकि वर्तमान अपनी जो शुरुआत में चीजें गैस से हैं उन्हीं के बारे में सारी चीजें हैं, यानी वो पूछ ली जाती है, लेकिन जो कुछ बच्चों की ये सब्जेक्ट है उसके आधार पर अपन देखें। देखो आंकड़े क्या बताते हैं, केवल यूके यूनाइटेड किंगडम, ये यहां पर आपको थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना है, यूके शब्द आ गया, थोड़ा बता देता हूं। यूके इसका मतलब यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम कितने देश आते हैं, 4 देश। 4 कौन कौन से हैं, तो इसमें एक तो आता है इंग्लैंड, दूसरा अपन लिख देते हैं स्कॉटलैंड, और तीसरा अपन क्या लिखते हैं, वेल्स, और फिर कौन सा है, उत्तरी आयरलैंड। ये चारों देशों का समूह यूनाइटेड किंगडम कहलाता है। अगर ग्रेट ब्रिटेन आ गया तो ये 3 ही देश हैं। ग्रेट ब्रिटेन का मतलब कितने देश हो गए, 3। यूनाइटेड किंगडम आता है, इसका मतलब कितने देश आते हैं, यानी 4 देश आते हैं। तो यहां पर ये पीछे वाला देख रहे, यूनाइटेड किंगडम द्वारा प्रतिवर्ष 8 लाख टन सल्फर डाइऑक्साइड वायुमंडल में छोड़ी जाती है। प्रतिवर्ष 48 लाख टन सल्फर डाइऑक्साइड, 8 नहीं है 48 लाख टन सल्फर डाइऑक्साइड वायुमंडल में छोड़ी जाती है। देखो रूस, पोलैंड, पूर्वी जर्मनी जैसे देश यूनाइटेड किंगडम से अधिक सल्फर डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं, ये यूनाइटेड किंगडम से। या यूनाइटेड किंगडम में वही 4 देश है, यहां पर भी ये अपन ने 4 देश है, ये भी सल्फर डाइऑक्साइड ज्यादा मुक्त कर रहे हैं। नॉर्वे, स्वीडन, पुर्तगाल आदि देश यूनाइटेड किंगडम से कम SO2 मुक्त करते हैं। इसके साथ में देखो अमेरिका सर्वाधिक SO2 मुक्त करता है। अमेरिका है वो सबसे ज्यादा SO2 क्या कर रहा है, मुक्त कर रहा है। यह SO2 औद्योगिक प्रगति की देन है, कि इस SO2 है उसके लिए जिम्मेदार क्या है, औद्योगिक जो प्रगति है, ये इसके लिए सबसे ज्यादा क्या मानी गई है, जिम्मेदार मानी गई, यही है इसके लिए।
जीवाश्म ईंधनों को जलाने से ये गैस उत्पन्न होती है। आप अपने को जानना चाहिए कि कोयला और तेल 0.5 से 4% तक इनमें गंधक रहता है, इसलिए इन ईंधनों को जलाने पर SO2 क्या होती है, यानी उत्पन्न होती है। ये आपको बताता हूं कि ये SO2 है इन्हीं, क्योंकि कोयला और जो तेल है इसमें 0.5 से आपको ध्यान रखना है यानी 4% तक क्या पाई जाती है, गंधकी पाई जाती है। तो ये जलने से, गंधक के जलने से सल्फर डाइऑक्साइड है ये क्या होता है, उत्पन्न होता है। तो ये एसिड जो रेन है यानी इसके बारे में अपन ने बताया कि किस प्रकार की एसिड रेन है यानी इससे उत्पत्ति है। तो अम्लीय वर्षा को नियंत्रित करने के लिए क्या करना होगा? सुरेंद्र कुमार यादव, बेटा टॉपिक तो लगभग कंप्लीट कर दिया अपन ने, हाँ, लेकिन हाँ पीछे वीडियो देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब भी आपको यह बताना होगा कि अम्लीय वर्षा को नियंत्रित तो करना पड़ेगा। अगर अपन इसको नियंत्रित नहीं करेंगे, मिलन भारती बेटा टॉपिक में तो केवल अब 2 मिनट ही बचे हैं, लास्ट रहा है कि अब अपने को करना क्या है बस ये। लेकिन आप पीछे का देखना, एसिड रेन है। अगर इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी का एक टॉपिक लिया था, स्पेशल क्लास है यानी इसमें अपन ने वहां। तो अब अपने को यह ध्यान रखना है कि इसको नियंत्रित करने का उपाय क्या है। अम्लीय वर्षात है, इसको नियंत्रित करने का उपाय सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइडों के प्रयोग में हमें क्या लानी होगी, कमी लाने की आवश्यकता है। यही उपाय है, और तो कोई उपाय भाई हो ही इनसे ही रही है भाई। प्राकृतिक नेचुरल रूप से जैसे ज्वालामुखी है, उससे पेड़ पौधों से इनसे उत्पन्न हो रही है, उसका तो अपन इलाज कर नहीं सकते, और वो ज्यादा इतनी घातक भी नहीं है। सल्फर और इसके साथ में ही अपन ने लिखा नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड है, सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइडों के प्रयोग में क्या लानी होगी, प्रयोग में कमी लानी होगी। इनके प्रयोग में अपन जब कमी ले आएंगे तो अपने आप ही ये जो वायुमंडल में विद्यमान जो जल है इसको अवशोषित कम करेंगे। तो जल का पीएच मान है वो सामान्य से अधिक यानी सामान्य ही रहेगा, और सामान्य से कम नहीं होगा तो कौन सी अम्लीय बरसात ही नहीं होगी। ये इसके लिए क्या रहेगा, तो यही है इसका, सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं, उनके प्रयोग में क्या लाएं, कमी लाएं, तब ही अपन क्या कर सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तब ही अम्लीय वर्षा से बचा जा सकता है, अन्यथा तो अम्लीय वर्षा से हर तरह के नुकसान है। मतलब जीव जगत को हर तरीके से, मिट्टी को ये प्रभावित कर रही है, जल को ये प्रभावित कर रही है, वायु को ये प्रभावित कर रही है, भूगर्भिक जल को ये प्रभावित कर रही है, हर तरीके से ये क्या कर रही है, यानी प्रभावित कर रही है। इसका उपाय यही है, विश्व स्तर पर अपने को क्या करना पड़ेगा, सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड है यानी इनका उपयोग कम से कम करना होगा, तब ही अम्लीय जो बरसात है उससे बचा जा सकता है, अन्यथा बचना क्या है, मुश्किल है। ये आपको बताता हूं, ये अम्लीय बरसात है यानी इसकी जो आपको बात बता रहा हूं इस, हाँ। तो ये तो अपनी जो अम्लीय बरसात है यानी इससे संबंधित एक टॉपिक जिसमें आपको बता देता हूं कि मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड अपन कह सकते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, यानी इन गैसों को क्या माना गया है, यानी और इसमें भी आपको अभी बताया कि जो 60 से 70% अम्लीय वर्षा होती है वो किसकी वजह से होती है, तो आपको ये ध्यान रखना सल्फर के ऑक्साइड से होती है। विभिन्न ऑक्साइड, सल्फर के कई तरह के ऑक्साइड आपको पीछे में बता चुका हूं कौन कौन है, हाँ। और 30 से 40% नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी हो सकते हैं, अन्य कई कारण भी हो सकते हैं जिसमें हाइड्रोजन, हालांकि हाइड्रोजन है ये भी अपन ने लिखा कि ये सल्फर डाइऑक्साइड है यानी इसी का निर्माण करती है, जो हाइड्रोजन मूलक होते हैं उनके साथ में क्रिया करके उसी का क्या करती है, निर्माण करती है। तो ये एक अपना स्पेशल क्लास में आपको मैंने विशेष रूप से किस पर आधारित अम्लीय वर्षा है यानी इस पर आधारित एक आपको टॉपिक बताया है। इसलिए
आगे की क्लासों के लिए आप इसको जो भी है फॉलो भी कीजिए, जिससे आगामी क्लास है यानी उसकी आपको सूचना प्राप्त हो सके। बिल्कुल पूजा ने कहा है थैंक्स, वेरी नाइस क्लास। कल संडे है तो अपन देखते हैं। कल आपने सबने फॉलो कर रखा है। एस के मीणा बेटा स्वागत है आपका बहुत बहुत, लेकिन क्लास अब तो कंप्लीट हो गई। मौर्या जी, ये मौर्या जी भी लेट हुए हैं। क्लास बेटा आप तो अपन ने कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन स्वागत है, इस क्लास को आप देखना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे एसीएफ वाले भी जुड़े हुए हैं कई चीजों से। तो ये कई चीजें आपको मैं कवर कराते हुए चलूंगा। आरएस का बैच भी है 10 तारीख से, राजस्थान ज्योग्राफी आपके लिए मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। हाँ, 2-3 दिन की बात और है। राम राम जी भाई मौर्या जी, बहुत बहुत स्वागत है। और जो भी आपके परिचित हैं, कोई अगर सिलेबस खरीदना चाहता है तो वो RV10 जो रेफरल कोड है, यानी उससे 10% का वो डिस्काउंट वाला मैटर, आप जानते हो, ज्यादा आपको समझाने की आवश्यकता भी नहीं उस मामले में ना। हाँ, तो इन सारी चीजों का अपने को ध्यान रखना होगा। विस्तार पूर्वक कोई भी टॉपिक होगा मैं विस्तार पूर्वक आपको पढ़ाऊंगा। हाँ, जो प्लस स्टूडेंट हैं यानी उनको, यानी पीडीएफ वगैरह वो भी मैं अवेलेबल करवाता हूँ, वो उसमें भी अपन पूरी चीजें यानी तैयार रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया सबका। फिर मिलते हैं नई क्लास के साथ में, नया कोई टॉपिक लेकर के आएंगे, लेटेस्ट जो मुद्दा होगा उससे संबंधित। तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। धन्यवाद।